हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम फिर से वही कल वाले टॉपिक जेनेटिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि बायोलॉजी टीजीटी 2021 में जेनेटिक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। कल एक्चुअली मैंने आपको 8 क्वेश्चंस बताए थे, वो मुझसे थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया था, तो एक टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 7 है। तो आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कल हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 था जो क्वेश्चन पेपर में, वो ये था, समटाइम्स अ सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूसेस मैनी सेकेंडरी इफेक्ट्स, दिस इज़ कॉल्ड। कभी कभी क्या होता है कि एक जीन में अगर डिफेक्ट आता है तो उससे कई सारे सेकेंडरी इफेक्ट्स हो जाते हैं, कई सारे सेकेंडरी इफेक्ट्स उसके सामने आते हैं। तो जेनेटिक्स में इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ए पॉलीट्रॉपी, बी प्लियोट्रॉपी, सी होमोट्रॉपी या फिर डी हेटरोट्रॉपी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है कि जब एक जीन कई सारे कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि एक जीन जब कई सारे कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, या फिर हम इसी को कह सकते हैं कि जब सिंगल जीन, एक जीन कई सारे अनरिलेटेड फिनोटिपिक ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है, तो उसको भी हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया एक ह्यूमंस में ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। बेसिकली ये डिजीज़ जो है वो ह्यूमंस के क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक जीन प्रेजेंट होता है जिसे हम HBB जीन बोलते हैं। इस HBB जीन में म्यूटेशन की वजह से होती है सिकल सेल अनीमिया वाली बीमारी। इसमें क्या होता है, ये जो HBB जीन होता है नॉर्मल कंडीशन में ये ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है। ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है, तो ये ग्लूटामिक एसिड के लिए नॉर्मल कंडीशंस में ये जीन कोड करता है। लेकिन जब इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो ये ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड ना करके वैलिन अमीनो एसिड के लिए कोड करने लगता है। वैलिन अमीनो एसिड के लिए कोड करने लगता है। अब जब इसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदल जाता है तो जो प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन भी, जो प्रोटीन बनने के लिए होती है वो भी एबनॉर्मल प्रोटीन बनती है। और वही प्रोटीन हीमोग्लोबिन की प्रोटीन है एक्चुअली वो। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट प्रोटीन एबनॉर्मल होगी तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी एबनॉर्मल हो जाता है। इस म्यूटेशन की वजह से, HBB जीन में म्यूटेशन की वजह से हमारे पास एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आता है। अब ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होगा? RBCs के अंदर प्रेजेंट होगा। हीमोग्लोबिन RBCs में प्रेजेंट होता है। तो RBCs में नॉर्मली क्या होता है, उनकी शेप बाइकॉनकेव शेप होती है। लेकिन जिन RBCs में ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो उनकी शेप सिकल से शेप हो जाती है। वो बाइकॉनकेव ना रहकर सिकल शेप की हो जाती हैं। सिकल शेप का मतलब है हंसियाकार शेप, है ना। उनमें की जो शेप है वो हंसियाकार हो जाती है। अभी एबनॉर्मल RBCs क्या करती हैं, ये नॉर्मल अमाउंट से कम ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। इनमें जो ये RBCs के थ्रू जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक जाती है ये नॉर्मल अमाउंट से कम जाती है। और यही सिकल शेप RBCs क्या है, कभी कभी ये क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं। सिकल शेप RBCs कभी कभी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं। अगर ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं तो फिर ब्लड का फ्लो हिंडर होता है। ब्लड फ्लो के हिंडर होने की वजह से क्या होता है, हमारे ऑर्गन डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हार्ट स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। पहले ही क्या होता है, इन्हें ऑक्सीजन कम मिल रही है इन ऑर्गन्स को, तो ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं। इनमें इनकी फंक्शनिंग में क्या होता है, फंक्शनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। लेकिन जब क्या होता है, अगर ये इनमें ब्लड फ्लो ही ना हो, इनको ब्लड मिले ही ना, तब तो इनके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑर्गन डैमेज होने की कगार पर पहुंच जाता है। हार्ट स्ट्रोक का भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब किसकी वजह से होता है कि एबनॉर्मल RBCs की वजह से। जो RBCs की हमारी शेप बदल गई, सिकल शेप की RBCs हो गई, इस वजह से इनके ये जो सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। इस सिकल शेप की RBCs की वजह से ही इस डिज़ीज़ को हम सिकल सेल अनीमिया बोलते हैं, है ना। तो इस सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, बेसिकली एक जीन की वजह से कितने सारे हमको इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। पहला, हमारे हीमोग्लोबिन के में एबनॉर्मलिटी आ गई, उसके स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी आ गई। दूसरा, RBCs का स्ट्रक्चर बदल गया। तीसरा, इनके ऑर्गन डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हार्ट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। और वैसे भी अगर बॉडी में ये ऑक्सीजन की कमी आएगी, बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी आती है, लेस ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलती है, तो हमें थकान बहुत फील होती है। हमारे बॉडी पार्ट्स में पेन रहता है। तो कितने सारे कैरेक्टर्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कितने सारे ट्रेट इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एक जीन में डिफेक्ट की वजह से।
या फिर इस एक जीन की वजह से। इस एक जीन अगर ये नॉर्मल रहता है तो ये सारी फंक्शनिंग नॉर्मल होती, मतलब इस एक जीन का कितने सारी चीज़ों पर, कितने सारे फंक्शंस पर इफेक्ट है ना। इसी को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। जब एक जीन की वजह से एक जीन का कई सारे कैरेक्टर्स पर कंट्रोल रहता है, कई सारे फिनोटाइपिक ट्रेट्स पे कंट्रोल रहता है, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है एक जीन, तो उस कंडीशन को हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो था हमारा जेनेटिक्स का जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 के अकॉर्डिंग क्या था कि मैंडल्स वर्क ऑफ जेनेटिक्स वाज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मैंडल साहब थे, जो मैंडल थे, इन्होंने अपना जेनेटिक्स का वर्क इन चारों में से किसके ऊपर परफॉर्म किया था? ए एंडुलीजियन फाउल, बी ओइनोथेरा लैमार्कियाना, सी पाइजम सटाइवम या डी ड्रोसोफिला। तो मैंडल जी ने अपना वर्क पाइजम सटाइवम पर कंप्लीट किया था। पाइजम सटाइवम पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे जेनेटिक्स के। वैसे तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो मैंडल ही कहलाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मैंडल सर ही कहलाते हैं। इनको हम बोलते हैं सर ग्रेगर जॉन मैंडल, है ना, सर ग्रेगर जॉन मैंडल। इन्होंने ही जेनेटिक्स में सबसे पहले जेनेटिक्स पे वर्क करना मैंडल जी ने ही शुरू किया था। ये जो मैंडल थे ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। बेसिकली ये एक चर्च में फादर थे, चर्च के पादरी थे, है ना। इन्होंने जेनेटिक्स पे अपना वर्क स्टार्ट किया था और इन्होंने जो प्लांट चूज़ किया था वो था पाइजम सटाइवम, जिसे हम गार्डन पी बोलते हैं। इन्होंने गार्डन पी ही क्यों लिया था, इसके पीछे कई सारे रीजंस थे। क्योंकि ये जो गार्डन पी प्लांट है ये एक एनुअल प्लांट है, मीन्स इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। एक साल के अंदर, मतलब एक ही लाइफ साइकिल में ये प्लांट कंप्लीट हो जाता है। ये अपना इसका जो भी रिप्रोडक्शन का फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, वो एक शॉर्ट लाइफ स्पैन में कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये इसकी वजह से एक तो इन्होंने पाइजम को सिलेक्ट किया, दूसरा ये इजीली कल्टीवेबल है, इसे कल्टीवेट करना बहुत आसान है, तीसरा जो इसके ट्रेट्स हैं, स्पेशली जो ट्रेट्स मैंडल जी ने लिए थे, मैंडल सर ने जो ट्रेट्स लिए थे वो ट्रेट्स ईजिली ऑब्जर्वेबल हैं। उन्हें हम नेकेड आई से भी उन ट्रेट्स को देख सकते हैं, है ना। उन ट्रेट्स को देखने के लिए हमें किसी भी माइक्रोस्कोप की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। इस तरह के ट्रेट्स इन्होंने मैंडल ने चूज़ किए थे और वो सारे ट्रेट्स कॉन्ट्रास्टिंग थे, मींस उनके हर ट्रेट के दो दो टाइप थे। जैसे इन्होंने, अगर हम देखते हैं कि इन्होंने प्लांट हाइट लिया, एक ट्रेट उन्होंने प्लांट हाइट भी लिया था। तो प्लांट हाइट में क्या है, कुछ प्लांट्स तो टॉल हाइट थी, कुछ डॉफ थे छोटी हाइट में। तो ये इजीली हम देख सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है, दोनों कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं ये। इन्होंने फ्लावर कलर लिया तो वायलेट और वाइट दो फ्लावर कलर्स थे उसमें। पॉड कलर लिया तो पॉड कलर भी दो थे। मैंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स चूज़ किए थे। मैंडल ने पी प्लांट में 7 कैरेक्टर को चुना था अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए, है ना। अब चौथा क्या रीज़न था कि इसमें हम एक बार में एक क्रॉस में कई सारे ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं। एक क्रॉस कराने पे कई सारे बेबी प्लांट्स हमें मिल सकते हैं, तो एक रीज़न ये भी था। दूसरा, इसमें जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है, जो हैंड, या फिर हम इसे हैंड पॉलिनेशन बोलते हैं, हैंड पॉलिनेशन, जो खुद से अपने हाथों से पॉलिनेट कराना हो गया इसका मतलब। तो ये जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है ये पाइजम सटाइवम में, इस गार्डन पी प्लांट में बहुत ईजिली हो जाता है। इस वजह से मैंडल ने पाइजम सटाइवम या फिर गार्डन पी का प्लांट चूज़ किया था। इन्होंने बहुत वाइजली इस प्लांट को चूज़ किया था अपने जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में। इसी वजह से हम इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ही वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन टू वर्क ऑन जेनेटिक्स। ओके, आई होप आपको ये वाला आंसर भी समझ आया होगा। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी के जेनेटिक्स के क्वेश्चन हम आगे क्लासेस में करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन।